तो आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि महाराष्ट्र की एक पहाड़ी पर बने इस किले में आखिर ऐसी क्या बात थी कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे मजबूत किलों में से एक से की जाती है। और ये तुलना कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं की गई है। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ किले की, जो सिर्फ पत्थर और चूने का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के सपने और उसकी अस्मिता का प्रतीक है। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती, मेरा मतलब ये किला है कहाँ और इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों पर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से लगभग 2700 फीट ऊपर। 2700 फीट? हाँ, और इस तक पहुंचने वाला जो रास्ता है वो इसकी असली ताकत है। एक मिनट, क्या ये वही किला है जहां पहुंचने के लिए 1700 से ज्यादा सीढ़ियां हैं? मैंने इसके बारे में पढ़ा है, 1737 सीढ़ियां। बिल्कुल, 1737। ये नंबर सुन के ही दम निकल जाता है। सही बात है। आज तो रोपवे की सुविधा है, लेकिन सोचिए उस जमाने में यही इसकी पहली और सबसे मजबूत दीवार थी। कोई भी हमलावर सेना आधा रास्ता चढ़ने में ही अपनी आधी ताकत खो देती। तो इसीलिए इसे अभेद्य माना जाता था। हाँ, इसीलिए। तो ये जो नाम है पूर्व का जिब्राल्टर, हाँ, वो इसी वजह से पड़ा, इसकी दुर्गम चढ़ाई और ऊंचाई के कारण। हाँ, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। ये चारों तरफ से गहरी, बहुत गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। अच्छा। तो दुश्मन के लिए यहाँ तोपें या कोई भी भारी सामान लाना लगभग नामुमकिन था। ये एक प्राकृतिक दुर्ग है जिसे इंसान ने अपनी सूझबूझ से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। और इस सूझबूझ को सबसे पहले पहचाना था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। बिल्कुल। ये दिलचस्प है, मतलब शिवाजी महाराज ने इसे बनवाया नहीं बल्कि इसकी अहमियत को पहचाना। तो क्या ये किला पहले से मौजूद था? हाँ हाँ, इसका नाम भी हमेशा रायगढ़ नहीं था। अच्छा। सही पकड़ा आपने। इसका पुराना नाम था रेरी। ओके। और इसका इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि इसे मध्यकाल में भोज राजाओं ने बनवाया था, जिनका संबंध मौर्य वंश से था। बाद में ये बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के कब्जे में आ गया। तो ये हमेशा से एक अहम ठिकाना रहा। हाँ, लेकिन जिस नजर से शिवाजी महाराज ने इसे देखा, उस नजर से किसी ने नहीं देखा था। और वो नजर क्या थी? मतलब एक आम सेनापति और एक दूरदर्शी शासक की नजर में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क। जब 1656 में शिवाजी महाराज ने इसे जावली के चंद्रराव मौर्य से जीता। 1656 में? हाँ, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक और जीता हुआ किला नहीं समझा। उन्होंने इसमें अपने स्वराज्य की, भविष्य की राजधानी की छवि देखी। एक ऐसी राजधानी जो सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर हो। और यहीं से रेरी के रायगढ़ बनने का सफर शुरू होता है। नाम बदलना भी अपने आप में एक बड़ा कदम रहा होगा। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, एक तरह से एक घोषणा थी। रायगढ़ मतलब राजा का किला, जेका केंद्र बनेगा। और फिर उन्होंने इसे एक राजधानी की शक्ल देना शुरू किया। वो सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं रहा, बल्कि एक पूरा शहर बसाया गया। मतलब एक पूरा आत्मनिर्भर शहर खड़ा किया जा रहा था, जो दुश्मनों की नजरों से दूर आसमान में बसा हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, हर निर्माण के पीछे एक सोच थी। विशाल पत्थर की दीवारें, राजा का महल जिसे राजवाड़ा कहते हैं, रानियों के लिए अलग क्वार्टर, रानीवास, अनाज के भंडार, बाजार, सब कुछ किले के अंदर। सब कुछ। यहाँ तक कि पानी के लिए गंगा सागर जैसी कृत्रिम झील भी बनाई गई। अब आप सोचिए, इतनी ऊंचाई पर पानी का इतना बड़ा स्रोत बनाना उस समय की इंजीनियरिंग का क्या कमाल रहा होगा। वाकई। और मैंने राज दरबार के बारे में एक कमाल की बात पढ़ी है। कहते हैं कि उसकी बनावट ऐसी थी कि वहां फुसफुसा कर कही गई बात भी हर कोने तक साफ सुनाई देती थी। हाँ, ये उस समय की अकूस्टिक्स इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बिना किसी माइक या स्पीकर के राजा की आवाज दरबार के हर व्यक्ति तक पहुंचती थी। कमाल है। हर चीज बहुत सोच समझकर बनाई गई थी ताकि ये राजधानी सालों तक किसी भी घेराबंदी का सामना कर सके। तो शिवाजी महाराज ने इस किले को सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि इसे एक राजधानी की आत्मा दे दी। लेकिन एक राजधानी को आधिकारिक मान्यता तब मिलती है जब उसका राजा पूरे विधि विधान से छत्रपति बने। और यहीं रायगढ़ के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखा गया। बिल्कुल। 6 जून 1674 ये मराठा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है।
इसी दिन रायगढ़ के इसी राजदरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। और ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, है ना? इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत गहरा। उस दौर में सोचिए, जब उत्तर में मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें थीं, तब एक स्थानीय मराठा सरदार का खुद को एक संप्रभु राजा घोषित करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दांव था। ये तो दिल्ली में बैठे औरंगजेब को एक सीधा संदेश था। बिल्कुल, एक संदेश कि दक्कन में एक नई संप्रभु शक्ति का उदय हो चुका है जो किसी के अधीन नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। हाँ, इसीलिए इस समारोह को बहुत भव्य तरीके से और पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इसके लिए विशेष रूप से काशी के सबसे बड़े पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया था। अच्छा। शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को आधिकारिक तौर पर स्वराज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। उस दिन के बाद रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, मराठा साम्राज्य का दिल बन गया। तो इस दिल के अंदर का जीवन कैसा था? मतलब राजधानी के तौर पर यहाँ दिन प्रतिदिन का काम कैसे चलता होगा? आपने राजदरबार का जिक्र किया, लेकिन और कौन सी खास जगहें थीं? हर जगह का अपना एक कान था। जैसे नागरखाना दरवाजा, ये मुख्य प्रवेश द्वार था। नागरखाना मतलब वो जगह जहां नगाड़े बजाए जाते हैं। ओके। जब भी छत्रपति या कोई बड़ा मेहमान किले में आता या जाता तो यहाँ जोर जोर से नगाड़े बजाकर घोषणा की जाती थी। ये एक तरह का शाही प्रोटोकॉल था। और शाही महिलाओं के लिए भी शायद अलग इंतजाम थे? हाँ, उनकी निजता और सुरक्षा के लिए मेना दरवाजा नाम का एक अलग प्रवेश द्वार था। ये रास्ता सीधे रानियों के निवास, रानीवास तक जाता था। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। बाजार थे, अधिकारियों के घर थे, मंदिर थे, एक चलता फिरता शहर। मैंने एक और जगह का नाम सुना है, टकमक टोक। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना सा लगता है। ये क्या था? ये किले का एक स्याह पहलू है। टकमक टोक किले के छोर पर एक बहुत ही खतरनाक सीधी चट्टान है। ऐसा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल गद्दारों और बड़े अपराधियों को सजाए मौत देने के लिए किया जाता था। सजाए मौत मतलब? उन्हें इस चट्टान से नीचे घाटी में फेंक दिया जाता था। सुनने में तो ये बहुत क्रूर लगता है। क्या उस समय के न्याय के हिसाब से ये एक आम बात थी? देखिए, मध्ययुगीन काल में न्याय व्यवस्था अक्सर कठोर ही होती थी और इस तरह की सजाएं साम्राज्य के प्रति वफादारी को सुनिश्चित करने और विद्रोह को दबाने का एक तरीका थी। यह दिखाता है कि स्वराज्य की स्थापना में सिर्फ शौर्य ही नहीं बल्कि कठोर प्रशासन भी शामिल था। तो रायगढ़ शिवाजी महाराज का घर था, उनका दरबार था, उनके सपनों का केंद्र था। और दुख की बात है कि यह उनका अंतिम विश्राम स्थल भी बना। हाँ, 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन भी इसी किले में हुआ। उनकी समाधि आज भी वहां जगदीश्वर मंदिर के पास बनी हुई है। लेकिन उनके जाने के बाद रायगढ़ की कहानी खत्म नहीं हुई। जाहिर है, उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने यहीं से शासन संभाला। बिल्कुल, छत्रपति संभाजी महाराज ने 1689 तक रायगढ़ से ही मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। लेकिन ये दौर बहुत मुश्किल था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन को जीतने के लिए आ चुका था और उसकी नजर मराठा साम्राज्य के दिल यानी रायगढ़ पर थी। मुगलों ने रायगढ़ पर एक जबरदस्त हमला किया। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार किला मुगलों के हाथ लग गया। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। बहुत बड़ा। उनकी राजधानी पर दुश्मन का कब्जा हो गया था। और औरंगजेब ने सिर्फ कब्जा नहीं किया, उसने इसकी पहचान मिटाने की भी कोशिश की। उसने इसका नाम बदल दिया था, है ना? हाँ, और ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, ये तो सीधे सीधे मराठा पहचान पर हमला था। किसी की राजधानी का नाम बदलकर आप उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब ने अपनी जीत के प्रतीक के तौर पर रायगढ़ का नाम इस्लामाबाद रख दिया। लेकिन मराठा भी कहाँ हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। लगभग 1 दशक बाद ही 1700 के दशक की शुरुआत में मराठों ने फिर से संगठित होकर हमला किया और अपने गौरव के प्रतीक रायगढ़ को वापस जीत लिया। तो इस्लामाबाद फिर से रायगढ़ बन गया? हाँ। तो किले ने मुगलों का दौर भी देखा, लेकिन कहानी में एक और खिलाड़ी की एंट्री बाकी थी, अंग्रेज। सही कहा। 1818 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवाओं को हराकर मराठा साम्राज्य का अंत किया, तो उन्होंने रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। और उन्होंने सिर्फ कब्जा करके नहीं छोड़ा। नहीं, उन्होंने तोपों का इस्तेमाल करके किले की कई मुख्य इमारतों, राजवाड़ा, रानीवास,
बाजार को जानबूझकर नष्ट कर दिया। शायद वो भविष्य में किसी भी मराठा विद्रोह के प्रतीक को ही खत्म कर देना चाहते थे। तो रैरी से रायगढ़, फिर इस्लामाबाद और वापस रायगढ़ और फिर खंडर। इस किले ने वाकई एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर तय किया है। आज इसकी क्या स्थिति है? आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और उससे भी बढ़कर ये शिवाजी महाराज के आदर्शों को मानने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल है। लोग आज भी उन 1737 सीढ़ियों पर चढ़कर उस इतिहास को, उस गौरव को महसूस करने जाते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक असाधारण यात्रा है। एक पहाड़ी जो पहले सिर्फ रायरी थी, वो स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ बनी, अपमान का घूंट पीकर इस्लामाबाद कहलाई और फिर अपनी असली पहचान पर लौट आई। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। मुगलों ने इसका नाम बदलने की कोशिश की और अंग्रेजों ने इसकी इमारतों को तोप से उड़ा दिया। लेकिन रायगढ़ की पहचान आज भी छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य की राजधानी के रूप में ही कायम है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी स्मारक को भौतिक रूप से नष्ट करके उसके पीछे के विचार को सच में मिटाया जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है। शायद दीवारें गिराई जा सकती हैं, इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जो विचार उन दीवारों के भीतर जन्मा हो, जो विरासत उन पत्थरों से जुड़ी हो, वो शायद हमेशा जिंदा रहती है।